रिजल्ट आया उस पर किस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह आप भी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अचानक इतना बड़ा बहुमत आना 200 पार, ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अफसोस ये है कि लोग यहाँ सही चीज को, सच को जो है समझने में उन्हें देरी लगती है। जानते और समझते नहीं हैं, वो समझते हैं कि ये वैसे ही हैं चीजें। 2019 में जब हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो सब लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, पर हम लगातार लड़ते रहे और 2019 में ही हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। डिटेल में सारी चीजें लिखी कि किस तरह से बेईमानी की जा रही है। और हमने उसमें जो और भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने जो रिसर्च करके वो सारी चीजें बताई, और जिसमें बताया गया कि भाई 2019 के लोकसभा चुनाव में 373 सीटों पर जबरदस्त तरीके से बेईमानी हुई। उसमें से कई सीटों पर जो है वो वोटों की जो गिनती है या वोटों की जो टैली है, और ये सब सारा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उस पे था सब कुछ, जिसके विषय में आरटीआई लगा के द क्विंट ने लगातार सवाल भी पूछे। उसने कहा कि 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेके 18,000 तक वोटें या तो कम हैं या ज्यादा हैं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज हालत ये हो गई है कि ईवीएम के साथ साथ अब वोट चोरी से, यानी वोट काटी भी जा रही हैं, फर्जी वोटें बनाई जा रही हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मुर्दे में डिक्लेयर करके उनकी वोट काट दी जा रही हैं। जो मरे हुए हैं उनकी वोट भी एज इट इज अभी भी हैं वोटर लिस्ट में। और जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग हैं उसका पूरा पता लगा के उनकी वोट काटी जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग, इनकी वोटिंग काटी जा रही है। तो अब बेईमानी बड़े स्तर पर हो रही है। अब इसके विषय में राहुल गांधी जी ने भी लगातार वोट चोरी के विषय में सबूत दिए। तो सारी चीजें सामने आने के बाद ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि बीजेपी, या यूं कहो कि अमित शाह और मोदी, ये दोनों, इनकी पार्टी आरएसएस इस देश में किसी भी सूरत में अगर फेयर चुनाव हो जाए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, तो इनको 10% वोट नहीं मिलेगी। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, इन्हें 10% वोट नहीं मिलेंगे। पूरे देश में इनके कुकर्मों की वजह से इनके खिलाफ नफरत जबरदस्त तरीके से है, और ये बात इन्हें मालूम है। ये सब कुछ इनके पास इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस के माध्यम से है कि हमारे साथ देश की जनता नहीं है। पर इन्हें हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है, इन्हें इस देश का संविधान खत्म करना है, तो उसके लिए सत्ता में बने रहना है। और जो संविधान में जो प्रक्रिया है जिसके तहत ये संविधान को खत्म करेंगे, वो स्थिति प्राप्त करनी है, हासिल करनी है, वो केवल और केवल बेईमानी से हो सकती है। तो जो बंगाल में अब चुनाव हुआ है, और इससे पहले जो बिहार में चुनाव हुआ, उससे पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उससे पहले जो हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव बीजेपी द्वारा बेईमानी से जीती गई। यहां तक कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बड़ी डिटेल में सारी चीजें बताई, और जिससे बताया कि 4,65,46,000 और 885 वोटें बढ़ाई गई दिल्ली, और उस तरह से फिर दिल्ली जीता गया। सो ये सब कुछ बेईमानी से जीता गया। ईमानदारी से वो इस देश में एक भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और अब बेईमानी सामने आ गई। अभी मैं आपको जो एक चीज बताऊं, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, ये बंगाल की काउंटिंग, उस दिन 4 तारीख को बंगाल की काउंटिंग के समय बहुत अफसोस की बात है कि ममता बनर्जी जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में बेईमानी है। तो भाई अगर है कोई तो आप सबूत करके दिखाओ। अगर लगता है ईवीएम में बेईमानी है तो आप सबूत सामने रखो, जाके बताओ। और आज मैं उनकी वीडियो सुन रहा हूं,
उनकी वीडियो में बाकायदा वो कह रहे हैं, बहुत लंबी वीडियो है, पत्रकार पूछ रहे हैं कि भी क्या हुआ, कैसे हार हुआ, कि मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि जो मैं हारा है, हम टीएमसी जो हारी है वो हारी नहीं, हराई गई है। और उसमें 100 विधानसभा सीटों पर 12 बजे के बाद में जो वोटों की गिनती है वो धीमी की गई, यानी 2 बजे तक किसी में 3 राउंड की काउंटिंग है, किसी में 2 राउंड की, किसी में 4 राउंड की, जबकि उस समय आधे से कहीं ज्यादा काउंटिंग हो चुकी थी। उसमें यह है। और मैं जो देख रहा हूं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमने जो पूरा किया है कि जो फॉर्म 17C पर वो लिखा जाता है, ईवीएम का नंबर लिखा जाता है, जो ईवीएम का नंबर फॉर्म 17C पर था वो ईवीएम वहां पर काउंटिंग के समय वो है ही नहीं, वो बदली हुई ईवीएम है। तो फिर कहां से आई? वही मैं कह रहा हूं, कहां से आई? तो वो वहां से आई जिसके विषय में बहुत समय पहले, जब 2019 से लगातार कह रहे हैं कि लगभग 20 लाख जो ईवीएम है गायब हैं, कहां से हैं, जिसके विषय में आरटीआई डाली मनोरंजन राय ने, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा भी किया, जिसने बताया कि कितनी तरह से लगभग 19.5 लाख ईवीएम, हमने तो डिटेल में दे रखी, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दे रखा है कि इतनी ईवीएम गायब है, ये सारी कहां है, वो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है और ये लगातार हर चुनाव में हो रही है। तो ईवीएम में गड़बड़ी है, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, लोग मानने को तैयार नहीं। अब अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो बदली गए, भैया बदलते ही है, वो यही काम है उनका, यही गड़बड़ी कर रहे हैं वो। भेल में उसमें बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के लोग डायरेक्टर हैं, बीजेपी के हाथ में मशीन बनाना है, सोर्स कोड जिसके माध्यम से उसमें जो सिंबल लोड किए जाते हैं, जो उसका एक्चुअल में वो फार्मूला है, जो सूत्र है, जो सॉफ्टवेयर है, जिससे ये होता है कि भी जब वोट डाली गई तो कौन सी वोट किसको जाएगी, ये सब जो है आइडेंटिफाई करता है वो सोर्स कोड, वो बीजेपी के हाथ में है, ईवीएम बीजेपी के हाथ में, वीवीपैट बीजेपी के हाथ में। तो कैसे इलेक्शन फेयर हो जाएगा? और अब तो वोटें काटी जा रही हैं एससीआर के माध्यम से, तो पूरा चुनाव जो हुआ है वो बेईमानी से हुआ है। अब वो भी मान रहे हैं, कल तक वो नहीं मान रहे थे, अब वो भी मान। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का टीएमसी ममता बनर्जी ने ऐलान किया। भैया कोर्ट में तुम्हें जाना है जाओ, कोर्ट में तुम्हें ना मिले झुंझुना भी, पहले भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। 27 लाख वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अरे कोई जरूरी थोड़ी है इस बार डालो यार, अगली बार डाल लेना, और हो गया। तो 27 लाख वोटें वो थी, 7 लाख वोटें बना ली बीजेपी ने इसी उसमें इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। 7 लाख वोटें फॉर्म 6 के माध्यम से बना ली गई, नई वोटें। तो 27 लाख ये, 7 लाख वो, 34 लाख और 32 लाख 20 हजार के लगभग से टोटल जो अंतर है बीजेपी की वोटों में और टीएमसी की वोटों में, इतनी बेईमानी के बाद भी जो अंतर है वो अंतर 32 लाख 20 हजार का। तो कौन जीतता चुनाव, किसके पक्ष में जा रहा था? ये जो सारी चीजें हैं, इनको विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, चले जाओ आप सुप्रीम कोर्ट, और तो कुछ कर नहीं सकते हो। पर मैं लिख के दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मिले आपको कुछ भी नहीं है। फिर यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, झुंझुना भी नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में जिसे तुम लेके बैठ के बजा भी सकोगे। ऐसा क्यों? सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के साथ मिली हुई है, सरकार के साथ मिली हुई है। अगर ये नहीं होता तो जहां 1 वोट से हार जीत हो सकती है, सिर्फ 1 वोट से हार जीत हो सकती है, तो अभी हुआ ना तमिलनाडु में हुआ ना, 1 वोट से हार जीत हो सकती है, वहां 27 लाख लोगों को आप वोट नहीं डालने दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ आप कह रहे हैं बाद में डाल देना है। इलेक्शन को पीछे करना चाहिए था, उन लोगों की जो वोटें उनको क्लियर करके, और जब उनकी वोटों का पूरा निश्चित निर्धारण हो जाता उसके बाद में चुनाव कराने था, पर आपने नहीं किया। और ये नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि जब बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की घोषणा की गई 24 जून की रात को, 24 जून 2025 की रात को, कि 25 तारीख से एसआईआर होगी, एसआईआर शुरू हो गई। 12-13 पिटीशन पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े मजबूत लोगों ने डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया अगली तारीख, फिर उस पर और पिटीशन आई, चर्चा हुई, वो हुई, कहां पे इसमें ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड है एपिक कार्ड उसको आप मान रहे, ना ही आप आधार कार्ड को मान रहे। आप इन सब चीजों को नहीं मान रहे तो कैसे होगा? डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं आप बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल डॉक्यूमेंट्स की आप डिमांड कर रहे हो, आप उसमें नागरिकता आप चेक कर रहे हो उसमें,
उसके विषय में जो सारी चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट हुए, लेकिन डेट आगे पड़ गई। धीरे धीरे हुआ कि जो ड्राफ्ट लिस्ट थी बिहार की, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फिर आगे डेट पड़ गई। उसके बाद में जो कंफर्म लिस्ट है वो लिस्ट आ गई, वोटर लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे डेट दे दी। उसके बाद में इलेक्शन की घोषणा होगी बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डेट दे दी। इलेक्शन शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। इलेक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। रिजल्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। सरकार बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। अब वहां सरकार बीजेपी के मजे ले रही है और मुकदमा वहीं के वहीं पड़ा है। तो ये जानबूझ के हो रहा है। और इसमें और क्या कहोगे आप? इसे जानबूझ के नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये बाकायदा जानबूझ के है, प्री प्लान्ड है, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। सरकार, इलेक्शन कमीशन, बाकी सभी संवैधानिक संस्थाएं, वो सब एक जगह मिले हुए हैं और इनके साथ में सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन वगैरह मिलके इलेक्शन कमीशन को आगे करके सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और सरकार जो चाहती है, हिंदू राष्ट्र का जो उसका एजेंडा है, उसी के लिए लगातार काम किया जा रहा है, उसी के लिए सारी बेईमानी की जा रही है। और टारगेट जो असली है 2029 है, आप देख लेना तमाशा। मैं पहले ही सारी चीजें खोल के बता चुका हूं सब कुछ। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे बर्खास्त कर दो लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। नहीं, वो एक उनका अपना स्टैंड हो सकता है कि बर्खास्त कर दो या वो कर दो, उसमें तो जब नहीं, आप आज के आंकड़े के हिसाब से भाई, जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, जो भी होने हैं, आप नहीं दो, आप नहीं, ये नोटंकी नहीं है, लेकिन ये ममता बनर्जी जी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। नहीं, 9 तारीख को गर्भ शपथ होगी। हाँ, वो 9 तारीख को शपथ लें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, शपथ भी ले लेंगे, सरकार बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये इस्तीफा देना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है ममता जी का, और ये पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए कि मुझे जो हराया गया है, हमें बेईमानी से हराया गया, हम हारे नहीं हैं। और अब अभिषेक बनर्जी की अगर बात मान लें तो 100 विधानसभा सीटों पर उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो साथी हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके माध्यम से पिटवा के उन्हें बाहर निकलवा दिया गया है। उनकी कुछ की वीडियोस भी आ रहे हैं। और जो मशीन है, वो मशीनें बदल दी गई हैं। एक जो उनके वो है, एक कैंडिडेट है शायद, वो उसी समय कह रहे थे कि जब काउंटिंग के समय 98% मशीन की बैटरी है, वो मशीन की बैटरी जब 98%, 99% उस समय थी जिस समय वोट डलनी शुरू हुई थी, वोटिंग शुरू हुई थी, उस समय थी, और पूरे दिन वो चली है। उसके बाद में 72 या 70% रहेगी। तो आज जब काउंटिंग हो रही है, वो 100% या 98%, 99%, 97% कैसे है? वो ऐसे ही है जिससे अभिषेक बनर्जी अब कह रहे हैं कि भैया मशीन बदल दी गई। अबे ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं, मशीन सीसीटीवी मांग रहे हैं 12 बजे से 6 बजे तक। नहीं मिलेगा। किससे मांग रहे हो आप? चुनाव आयोग से। कि बिल्कुल नहीं देगा चुनाव आयोग। आपने देखा नहीं है कानून? मना कर दिया, कानून बना के मना कर दिया कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाएगी। मना कर दिया भाई। सीसीटीवी लगे क्यों है? काहे के लिए? नौटंकी के लिए। नौटंकी के लिए बने सीसीटीवी कैमरे, और सीसीटीवी जो फुटेज है या जो भी कुछ रिकॉर्डिंग है, नौटंकी के लिए, और कुछ नहीं। मिलेगी नहीं आपको। वो कानून ही बदल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं देंगे, खत्म होगी बात। तो आप करते रहो कुछ भी। और सुप्रीम कोर्ट से कह लो, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी सीसीटीवी फुटेज दिलवा दे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है, जो चाहे कर दे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दिलवा पाएगी। लिख के दे रहा हूं आपको। लेकिन जब इतनी सब कुछ चीजें हैं, लोग कह रहे हैं कि ये अवैध चुनाव है, अवैध माना जाए। अवैध चुनाव? हाँ भैया, अवैध। अवैध या अवैध? अवैध, सॉरी। हाँ बिल्कुल अवैध चुनाव है, इलीगल, बिल्कुल पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जबरदस्ती चुराया नहीं, लूटा गया, और भयानक लूट। और जो सुरक्षा बल हैं, उनको एक गुंडों की ताकत में तब्दील करके उनकी ताकत के माध्यम से ये लूटा गया है चुनाव। जो वो आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे चलते हैं, फर्जी एनकाउंटर के मुकदमे चल रहे हैं, जो सस्पेंड चल रहे हैं, आप उन्हें लाके ऑब्जर्वर बना रहे हो, और वो जाके वहां पब्लिक को धमका रहे हैं, कैंडिडेट को धमका रहे हैं, गांव-गांव जाके मतलब वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, वो लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इस सब के बावजूद भी वोट पड़ा, उस सब के बावजूद भी आपको काउंटिंग में बेईमानी करने की जरूरत पड़ी। खुद ममता बनर्जी जी को पीटा गया, उनको धक्का दिया गया, उन्हें नहीं, उनकी अपनी ही काउंटिंग सेंटर में घुसने दिया गया। ये भी सारी चीजें आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? शाम को 5 बजे तक मोस्टली
जो बाकी 4 राज्य थे उनके मोस्टली नतीजे लगभग आ चुके थे, सारा सब कुछ हो चुका था। पर यहाँ शाम को 5 बजे तक तो किसी में तो दूसरे तीसरे राउंड की जो है मतलब काउंटिंग चल रही थी। क्यों, कैसे, ऐसा क्या था? यहां तो इतना अमला लगा रखा था आपने, इतने माइक्रो ऑब्जर्वर फालतू फंड के ऑब्जर्वर लगा रखे, बावजूद उसके जो है मतलब गिनती धीमी हो रही। इसीलिए था कि मशीनें बदली जा रही थी, सब कुछ प्री प्लान था कि पहले इनको मार के भगाओ टीएमसी वालों को, देन उसके बाद में जो चाहो डिक्लेयर कर दो। वही हुआ। अब लीगल पॉइंट पे आते हैं कि लोग जैसे 1987 में बाला साहब ठाकरे का चुनाव रद्द किया गया था, उन पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था यही चुनाव आयोग ने। तो इसे कैसे देख रहे हैं, जब उस समय लग सकता है और अब कैसे नहीं लग सकता? नहीं, ये चुनाव आयोग नहीं था उस समय। उस समय कोई और चुनाव आयोग था। उस समय थोड़ा बहुत ईमान जिंदा था। हेट जो हिंदुत्व की, जैसे कि हिस्ट्री, बात हिंदुत्व की बात नहीं है। बात यह है कि उस समय तक जो चुनाव आयोग था उसका ईमान जिंदा था, बचा हुआ था, इसीलिए वो लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा छटा हुआ बेईमान और सरकार के लिए गुंडागर्दी करने वाला चुनाव आयुक्त नहीं था जो आज खुलेआम वो कर रहा है। उसे शय मिल रही, किसकी शय मिल रही? सरकार उसके ऊपर है, इसलिए तो मान ली आज ज्ञानेश कुमार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। वो उसके समय का टीएन शेषन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं था, भारत का चुनाव आयोग नहीं था, ये भारत सरकार का चुनाव आयोग हो गया। जो चुनाव आयोग कभी भारत का चुनाव आयोग होता था वो अब भारत सरकार का चुनाव आयोग हो गया है नहीं? जैसे हो क्या रहा है, जैसे अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां गए हुए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह रहा कि भारत सरकार के भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के बता रहा। अबे भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का अंग नहीं है, वो उसी की तरह बिल्कुल एक स्वतंत्र अंग है। जैसे चुनाव आयोग एक अंग है, जैसे सीएजी चार्टर्ड एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया वो एक अंग है, अलग है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये सब संविधान के हिसाब से। तो हो ये रहा है कि जब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अपने आप को सरकार के कदमों में बिछा दिया, गुलामी की तमाम पराकाष्ठाएं जो उसने पार कर दी, बेईमानी पूरी जितनी भी की जा सकती वो सारी सीमाएं तोड़ कर रख दी, उस बेईमानी के लिए जितनी भी गुंडागर्दी करनी पड़े वो सारे रिकॉर्ड सब तोड़ दिए गए, है ना? ईमान कुछ इलेक्शन कमीशन का रहा नहीं, और उसने ये तय कर लिया कि सरकार के एजेंडे को फुलफिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक अपना मेरा पतन हो जाए, मेरी नैतिकता का पतन हो जाए, मैं कितनी बेईमानी करनी पड़े, कितनी गुंडागर्दी करनी पड़े, मैं करूंगा। तो वो कर रहा है। तो वो जो किया गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमान वाला था, रहा होगा कोई, उसने किया, अब नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा था उस फैसले को, अगर आज के टाइम में अगर उस तरह के चुनाव आयुक्त होते और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की पहले जैसी व्यवस्था होती तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती थी? बहुत सिंपल सा है। अगर आज की तारीख में आप मानो कि टीएन शेषन जो है चुनाव आयुक्त हो, मुख्य चुनाव आयुक्त होते टीएन शेषन, तो मोदी को जो उल्टा लटका देता वो। इतनी ताकत है, बिल्कुल इतनी ताकत है। मोदी की हिम्मत नहीं होती कि एक भी बूथ पर बेईमानी की सोच भी सके, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी सके। इतनी पावर है, इतनी ताकत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। और अगर उस समय की ये कोई ईमानदार चीफ जस्टिस होता तो वही करता जो आप बता रहे हो। अगर ये सब करने की कोशिश की, हाँ, तो मैं तो झूठ नहीं मानना इसे, मैं तो तुम्हारी बात को सच मान रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही कोई होता तो ऐसे ही रोक लगा दी। क्योंकि जो धर्म और संप्रदाय के नाम पे वोट मांगना संविधान के विरुद्ध तो है ही है, वो चुनाव आयोग के भी विरुद्ध है। देखिए, वो चुनाव आयोग के विरुद्ध हो ना हो, लेकिन वो देश के संविधान के विरुद्ध है, उस आचार संहिता के विरुद्ध है जिसके अंतर्गत चुनाव होते हैं, है नहीं है? सो जैसे ही ये सारी चीजें हो उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब सब उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, वही सब जगह आरएसएस के लोग बैठे हों, चाहे वो अदालत में हो, चाहे चुनाव आयोग में हो, जब उस लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोग बैठे हैं और उनका लक्ष्य है कि देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2029 में करना है, तो उस सारी स्थिति में वो सारे फैसले उसी तरह के होंगे जैसे हो रहे हैं।
तो ना चुनाव आयुक्त जो है सब कुछ उसे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा, लेकिन चुनाव आयुक्त क्यों कार्रवाई करेगा? चुनाव आयुक्त नहीं करेगा क्योंकि वो उसी एजेंडे में शामिल है। चुनाव आयुक्त बेईमान हो चुका है, पूरी तरह से बेईमान हो चुका है, उसकी नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने, जिसमें मनोज झा हैं, संजय सिंह हैं, तमाम वो लोगों ने कल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला अब विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा अगर यही रहा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल मतलब इससे बढ़िया और कोई रास्ता था नहीं कि चुनाव नहीं लड़ेगा। अबे मत लड़ो तुम चुनाव, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर देगा। रोड पे आने की बात कर रहे हैं। रोड पे आओ तो रोड पे आओ ना, तो यूं क्यों कह रहे हो चुनाव नहीं लड़ने देगा? इसको सुधार करो। ये मत कहो कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कहना चाहिए कि इस देश में अब के बाद में विपक्ष कोई चुनाव होने नहीं देगा। जब तक ईवीएम और वीवीपैट को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक इस चुनाव आयुक्त को जेल नहीं भेजा जाएगा, तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल नहीं भेजा जाएगा, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, इनको हटाया नहीं जाएगा और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग बना के, चुनाव आयुक्त बना के बैठाए नहीं जाएंगे, और बैलेट पेपर से चुनाव जब तक नहीं होगा, और एसआईआर को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया जाएगा, और इस देश में 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी वोटर लिस्ट में शामिल जब तक नहीं कर दी जाएगी, तब तक इस देश में हम चुनाव नहीं होने देंगे। अगर ये कहते तो बात समझ में आती, ये कह रहे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अबे तो मत लड़ो चुनाव, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसने नकली पार्टी बना रखी है, नकली पार्टियों को चंदा दिलवा दिया, उस चंदे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, वो नकली पार्टियों को खड़ा करके इलेक्शन नहीं लड़वा सकता, वो लड़वाएगा, वैसे लड़ेंगे और जीत के आएगा बड़े आराम से। वो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करवाएगा, भतीरे उनके पास टीम है, कोई कमी तो है नहीं ना, तो वो सब कुछ करवा देगा। तुम देखते रहना, तुम्हारे बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष को समझने की जरूरत है कि लड़ाई क्या है। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फिल्म है मजदूर, उनकी दिलीप कुमार साहब की फिल्म है, और उसमें राज बब्बर तो कांग्रेस के नेता हैं, मतलब समझ में आनी चाहिए, उन्हें तो समझ में आनी चाहिए कम से कम। तो राज बब्बर जी उस फैक्ट्री में काम करते हैं, कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, चलते चलते मशीन बंद हो जाती है। बुलाया जाता, किसको बुलाया भाई? इंजीनियर है, तो बुला लिया राज बब्बर, इंजीनियर थे, आए। राज बब्बर जी ने चारों तरफ मशीन देख दाख के हाथ में हथौड़ा लिया और फट देसी एक हथौड़ा एक जगह पे मारा, मशीन चलने लगी। बहुत बढ़िया हो गया, मशीन चलने लगी। अब उनसे पूछा राज बब्बर जी से कि भाई कितने पैसे इसके तुम्हारे काम के? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके काम के चाहिए, काम के हैं मेरे 1000 रुपए। तो जो मकान, जो उसका मालिक था फैक्ट्री का, करा 1000 रुपए, एक ही हथौड़ा तुम्हारा है, एक हथौड़ा के जो 1000 रुपए। कर ना ना, हथौड़ा का तो 1 रुपया है, जो एक हथौड़ा मारा उसका तो 1 ही रुपया। 999 रुपए इस बात के हैं कि हथौड़ा कहां और कितनी पावर से मारा जाए। इसके तो विपक्ष को यह समझने की जरूरत है कि जो तुम लड़ रहे हो वो लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कहां पे हथौड़ा मारने से वो मशीन चल बैठेगी, जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। विपक्ष चाहे जितनी हल्ला मचाए, लेकिन बायकॉट करने से, इलेक्शन का बायकॉट करने से विपक्ष को चाहे जितना कर ले, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका मतलब तो यह है कि आप बिल्कुल खुला हैंड दे रहे हो बीजेपी को कि भैया हमने बिल्कुल पीछे हट गए, तो जो करना है कर ले। आप वो खुल के सारी चीजें कर लेगा, और 2029 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा के लोकसभा में 400 पार सीटें लेके आएगा और आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा करेगा, और उसके बाद में इस देश के संविधान को खत्म करेगा। तुम देखते रहना, झुंझुना भी तुम्हें मिलेगा नहीं। तो अगर ये रोड पे आके इस तरह से, अगर तो ये लोकतंत्र, अगर चुनाव नहीं लड़े तो फिर तो ये डेमोक्रेटिक, मैं कब कह रहा हूं चुनाव? अरे आप मेरी बात समझो, चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कब लड़ना है। पहले इस सिस्टम को सही करवाओ। लड़ाई इस सिस्टम के लिए है जो बेईमानी का सिस्टम सारा का सारा खड़ा कर दिया है, और फौजों के माध्यम से, अर्धसैनिक बलों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन की गुंडागर्दी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जो इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेके बेईमानी से राज्य दर राज्य जीते जा रहे हैं। विरोध में जनता के होते हुए भी कुछ नहीं कोई कर पा रहा। तो पहले इस सिस्टम को सही करो। फिर बता रहा हूं, इस देश के चुनाव आयोग इसके खिलाफ एफआईआर करवा के, इसे अरेस्ट करवा के इन्हें जेल भिजवाओ, तीनों के तीनों को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। और इनको हटा के एक बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शिता से काम करने वाला ईमानदार टीएन शेषन जी की तरह
एक व्यक्ति जो है उसको चुनाव आयुक्त बनाओ, 2 और ऐसे ईमानदार बनाओ, उसके बाद में ईवीएम और वीवीपैट को हटाओ और उसके साथ में ये SIR इसको खत्म करो, और 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी जो देश में वो हैं वोटर हैं, उन सब की वोटें वोटर लिस्ट में शामिल करो, और उसके बाद में बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव कराओ, चाहे लोकसभा का हो। हमारे पास पब्लिक की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हर चीज हमारे पास है। एक ही दिन में चुनाव कराओ, और चुनाव के बंद होते ही 6 घंटे बाद उसकी काउंटिंग शुरू करवाओ। आप इस तरह से चुनाव करवाओ, आप इसके लिए लड़ो आप। और जब तक ये ना हो तब तक सड़क पर जनता को खड़ा करके लाके, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे रेलें रोकनी पड़े, सड़कें रोकनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, विपक्ष को यह काम करने की जरूरत है। और हम जैसे लोग और भी लोग हैं, उन सबको साथ लेके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम हर तरह से साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तब याद आती है। आपने 2019 से देख रहे हैं, लगातार यही हो रहा है। अब मैं क्या हारते हैं फिर कहते हैं ईवीएम मैं तो जगाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। मैं जाग जाओ रे, जाग जाओ रे, जाग जाओ। ना तो वो जाग रहे, ना वो जाग रहे, कोई जाग ना रहा। मैं क्या करूं, मैं तो अपना काम ही तो कर रहा हूँ यार। मैं तो बता ही सकूं, समझा ही सकूं। अब तो मैंने 1 घंटे में पूरी डिटेल समझा दी। इस चुनाव के रिजल्ट आने से पहले, इस चुनाव की वोटिंग से पहले मैंने बता दिया कि क्या करना चाहते हैं। 1 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, द जनता लाइव पे पड़ी हुई है, खुद तुम्हारे HNP जो नेटवर्क है, न्यूज नेटवर्क है, उस पे पड़ी हुई है, हमारे चैनल पे है। आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह, आर्टिकल 368 भानु प्रताप सिंह, उस पर पड़ी हुई है, फोरम 4 पे पड़ी हुई है। लाखों लोगों ने वो देख ली है। मैं तो बता रहा हूं भैया, पहले से बता रहा हूं क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कुछ क्या सिस्टम है, किस लिए कर रहे हैं, और कब इनका लास्ट समय है। ये निश्चित समय कब है, 2029, उसके बाद से चुनाव, और उसके बाद फिर आप देखते रहना। एक बार संविधान इन्होंने खत्म कर दिया, एक बार मनुस्मृति पर आधारित संविधान इन्होंने लागू कर दिया, देश में लोकतंत्र खत्म, राजतंत्र शुरू, उसके बाद में खत्म कर। लोग कह रहे, लास्ट सवाल है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से जो आए दिन चीज़ें हो रही हैं, डिसीजन सही नहीं आ रहे, तारीख पर तारीख दिए जाते हैं, तो ये बेलगाम हो गए। इन पर लगाम कौन लगाएगा? जनता। जनता सबसे बड़ी ताकत और आखिरी ताकत है जनता। और मैं बहुत समय से कह रहा हूं, आज से नहीं, पिछले 5-10 साल से लगातार बोल रहा हूं, 5-7 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं कि ये इस समय जो है, ये लड़ाई जनता की है, जनता को लड़नी पड़ेगी। नेता तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तथाकथित राजनीतिज्ञ जो है, राजनेता जो है, वो तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, MLA MP तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जनता की लड़ाई है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी, जनता को जन आंदोलन करना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय अदालत भी मर चुकी हो, क्योंकि आखिरी आवाज कहां लगाओगे, गुहार कहां करोगे? अदालत में। और जब अदालत ही मर चुकी हो तो फिर क्या है? फिर केवल जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता। वो तो 5 किलो अनाज मिल के घर पे सो रहे हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 5 किलो अनाज वाले ही सारे सो गए होते, या 5 किलो अनाज वाले इन्हें वोट देंगे, तो इन्हें वोट मिलती 50 करोड़। मिली तो नहीं 50 करोड़ वोट, इन्हें मिली तो नहीं ना। लोकसभा में भी 25-26 करोड़ वोट मिल गई इनको, इसके आगे तो नहीं ना मिला। इससे इनसे ज्यादा विपक्ष को वोट मिली है। तो ऐसा नहीं है, ये सब गलत प्रचार है, बीजेपी का प्रचार है। और 2024 के बाद एक भी चुनाव नहीं आ रही स्टेट का, क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही, और इनका टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, ये बात उन्हें पूरी तरह से पता लग गई 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में है। इस बात को लेकर ये बात जब जनता में पहुंची है, तो जनता ने ये तय कर लिया, नेताओं ने तय नहीं किया, जनता ने तय कर लिया कि किसी भी सूरत में संविधान को बचाना है। और अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए वो जितनी भी वोटें दे सकते थे, बीजेपी के खिलाफ वोटें दी। आप देखिए कितनी वोटें दी होंगी पब्लिक ने, कि उनकी वोटें, उनमें 4,65,46,885 वोटें बढ़ाने के बाद 240 पे बीजेपी टिक गई। और ये जो है वोट फॉर डेमोक्रेसी ने पूरी डिटेल में जो बताया है कि इतनी 4,65,46,885 वोटें बढ़ाने के बाद में 79 सीटें बेईमानी करके बढ़ाई बीजेपी ने। पूरा हर स्टेट का डाटा देख रखा है, कहां कितने परसेंटेज, कितनी वोटें बढ़ाई गई, इतनी वोट है। अगर वो वोट आप माइनस कर दो तो निश्चित रूप से 160 से नीचे रह जाते हैं। तो 160 से नीचे रहने का मतलब है खत्म। तो उन्हें ये पता लग गई कि देश की जनता उनके खिलाफ है। जनता ने बहुत वोट दी विपक्ष को,
ठीक है ना? अगर इसमें से 4,65,46,885 वोटें आप माइनस कर दो तो कितनी वोटें दी हैं विपक्ष को? कितनी सीटें आती उनकी? किसी हालत में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती थी। 100% जो विपक्ष की सरकार बनती, तो विपक्ष को उसी समय काम करना चाहिए था, पर विपक्ष ने तो काम किया नहीं। विपक्ष तो आपस में लड़ रहा है। हाँ, तो बंगाल में देखा ना, विपक्ष आपस में लड़ता कांग्रेस रहा, और टीएमसी लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी समझ गई कि हमें कैसे काम करना है, और उसके बाद बीजेपी ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, और उसके बाद ही उन्होंने किस तरह से उसको जीता हरियाणा को, हम सबके सामने है, बेईमानी से। उनका मुख्यमंत्री पहले ही कह रहा, चिंता मत करो, हमने सब इंतजाम कर लिया है, नहीं पहले से उन्हें मालूम है। बंगाल के चुनाव में देखा कि भैया अब मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, मोदी कह रहा, वो कह रहा 170 से ज्यादा सीटें आएंगी, अमित शाह कह रहा है नहीं। महाराष्ट्र में किस धड़ल्ले से बेईमानी करे, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी भी सूरत में हमें ये हारना नहीं है। पहले से कैसे बता देते हैं? कैसे बता देते हैं? इसलिए बता देते हैं कि उन्हें मालूम है बेईमानी तो वही कर रहे हैं, मैंने कितनी सीटें निश्चित की है मुझे मालूम है, मैं कह दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। सो उन्होंने पहले से ही सब कुछ कर लिया। ये ट्रेंड उन्होंने बदल दिया, ये ट्रेंड उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने सबसे बढ़िया एक तरीका ये माना, ये तरीका सोचा कि जो ईवीएम है उससे तो जो बेईमानी कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं है उन्होंने, वो लगातार जारी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये और कर दिया कि भैया वोट काटो और साथ में फर्जी वोट बनाओ। ये तरीका उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये सब कर रहे हैं, और उन्होंने सोच लिया कि अब के बाद कोई भी चुनाव राज्य का हारना नहीं। वो कारण क्या, उसके पीछे राज्य का चुनाव क्यों नहीं हारना? जो राज्यसभा में एमपी बनते हैं वो कैसे बनते हैं? राज्यसभा के एमपीओ को बनाने के लिए जो राज्य की विधानसभा है उनके जो विधायक एमएलए हैं वो वोट देते हैं, उनकी वोटों से राज्यसभा का एमपी जो है बनता है। और राज्यसभा में इनके पास बहुमत है नहीं, संविधान को खत्म करने के लिए इन्हें 167 सीटें राज्यसभा में चाहिए, और इनके पास 106 हैं। अब 7 इन्होंने आम आदमी पार्टी के तोड़ लिया, तो 113 इनके पास हो गई। चाहिए संविधान को खत्म करने के लिए कितनी, 2/3 मेजोरिटी कितनी चाहिए? तो उसके लिए चाहिए 167, वो है नहीं। तो राज्यों में जितने ज्यादा राज्य इनके कब्जे में होंगे उतने ही ज्यादा राज्यसभा में इनके एमपी होंगे। तो उस सब को करने के लिए इन्होंने ये ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून ये लाने वाला है, वो कानून के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से ये चुनाव कराना चाहेंगे 2019 का। और 2019 में वो सारी प्रक्रिया खत्म करेंगे कि लोकसभा का चुनाव 2029 का चुनाव। तो 2029 के चुनाव में ये लोकसभा के साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करा के 400 से ज्यादा सीट लोकसभा में जीत के, और आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा करके, और उससे पहले जितने राज्यों में भी कब्जा हो जाएगा वहां से जो राज्यसभा के चुनाव होंगे तो राज्यसभा में अपना बहुमत करके 2/3 बहुमत करके, और ये संविधान को खत्म करने की स्थिति में आ सके। इसलिए लेकिन एक यहीं पर जब ये बोला है कि लोगों में चर्चा भी है, लोग बोल भी रहे हैं आपस में कि 2029 में अगर बीजेपी जीतती है तो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप अनाउंस हो जाए। अरे बावड़े है यार, डिक्टेटरशिप कौन अनाउंस करेगा? डिक्टेटरशिप तो आज ही चल रही है, उस समय तो ये मोदी राजा बन जाएगा, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। राजतंत्र रे आका डंडा जय ते आदा ने त्रे राजतंत्र, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और अगर आप इनके जो बुजुर्ग हैं, जिनके जो इनके नेता रहे हैं, गोलवलकर हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, इनको अगर पढ़ोगे तो वो ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संघीय ढांचा नहीं चलेगा इस देश में। संघीय ढांचे से राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़ती है। संघीय ढांचा क्या है? यानी केंद्र में एक सरकार हो और राज्यों में अलग अलग सरकार हो, तो केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करें। ये इसको खत्म करना चाहते हैं, ये बाकायदा गोलवलकर ने कहा हुआ है। और ये इस देश में जो लोकतंत्र है वो ये चाहते हैं कि एक देश हो, एक सरकार हो और एक ही पार्लियामेंट हो। तो विधानसभा कहां जाएगी? और एक ही पार्टी, एक देश, एक नेता, एक पार्टी, एक सरकार और एक संसद। तो विधानसभा कहां जाएंगे? ये जो एमएलए बने फिर है ना हर राज्य में, खद्दर का कुर्ता जो मतलब अकड़ वाला जो लटकाए हुए, सबके कुर्ते पजामे सब टंग जाएंगे खुंटी पे।
किसी को जैसे सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी इसी तरह से चल रही है। इसे रोका नहीं गया और 2029 में ये अपने हिसाब से करवा पाए और सफल हो गए, तो आप कह रहे हो डिक्टेटरशिप, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा, अदालतें खत्म होंगी, और जब अदालतें खत्म होंगी तो ये वकील घूमे ना काला कोट पहने हुए, ये काला कोट भी खुंटी पटक जाएगा, क्योंकि राजतंत्र अदालतों से नहीं चलता, राजतंत्र चलता है थानों से। थानों में ही सारे काम होंगे जैसे अब चल रहा है सब कुछ। तो इसको समझने की जरूरत है, अभी लोगों ने समझा नहीं तो है क्या कि देश की गहरा जनता ये षड्यंत्र है। एक्सेप्ट कर सकती है? कौन? देश की जनता मत करो तो सड़क पे आ जाओ, लड़ो फिर। तो जब बिल्कुल गर्दन कट लेगी तभी लड़ोगे? अरे अभी लड़ लो। जब मैं बता रहा हूं ये होने वाला है और आप पीछे से देख रहे हो, मैं जो भी बता रहा हूं उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जब मैं बता रहा हूं कि ये होने वाला, तो अभी लड़ लो। लड़ना तो पड़ेगा इस देश की जनता को, या तो अब लड़ लो, या जब तुम्हारी गर्दन बिल्कुल काट कर अलग कर दी जाए तो बिना गर्दन के तब लड़ लेना 2029 के बाद में। और फिर अगर उसके बाद तुम्हें कहीं जानवान से पड़ जा 50 साल 100 साल 200 साल बाद, तो तब लड़ना पड़ेगा। लड़ना तो पड़ेगा ही अगर इनको इनसे जो है देश को बचाना है, देश की जनता को बचाना तो है। अगला निशाना क्या यूपी है इनका? बिल्कुल यूपी और पंजाब पक्का 2027 में टारगेट है। अरे बिल्कुल, क्या बात करो, 2,89,00,000 वोटें काट दी और 52 लाख वोटें जो 18 साल से ऊपर की हो गई हैं। जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का, स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जो वो हैं वयस्क जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? 16 करोड़ 6 लाख। 16 करोड़ 6 लाख। वोटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 15 करोड़ 54 लाख। तो 15 करोड़ 54 लाख में से वो 16 करोड़ 6 लाख का अंतर कितना? 52 लाख। वो 52 लाख जोड़ी नहीं गई, 2 करोड़ 89 लाख काट दी गई और 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड हैं, वो वाली आएंगी। तो इस तरह से तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख वोटें साफ कर दी हैं उत्तर प्रदेश से। यह है स्थिति। और इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर और उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। यह हालत, जब 91 लाख वोटें काट के बंगाल का यह हाल कर दिया, तो जहां 4.5 करोड़ 5 करोड़ वोटें कट जाएंगी उत्तर प्रदेश में, वहां का क्या हाल होगा? तो सरकार बनाएंगे। कौन? बिल्कुल बनाएंगे। और काहे के लिए बैठे हैं? और काहे के लिए बैठे हैं भाई? और काहे के लिए बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं। और बाकी जो है सब बन जाएंगे मुख्यमंत्री, जो उछले फिर रहे हैं। जितने भी बाकी है ना विपक्ष के, जितने भी समझ रहे हैं अपने आप को कि आपका ये बनेगा, कब की ये बनेगा, हमारा ये बनेगा, हमारा वो बनेगा, सब है मुख्यमंत्री बना देगा मोदी सबको एक झटके में। तो बदलाव की कैसे चीज होगी? भाई मैंने बता दिया, सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता को आना पड़ेगा, जन आंदोलन है, विपक्ष को समझना पड़ेगा, बायकॉट से बात नहीं चलेगी, इस गंदगी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, इसे रोकने की जरूरत है। उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो बता रहा हूं वो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना। चलिए, धन्यवाद।